तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और कहानी शुरू होती है 1963 में, जब तुर्की का एक फार्मर अपने एक घर की समस्या से काफ़ी परेशान था। उसके घर की मुर्गियां दिन ब दिन रहस्यमयी तरीके से गायब होती जा रही थी। हर रात की बात यही थी, ना ही तो मुर्गियों को घर के बाहर जाते देखा गया और न ही घर के अंदर आते देखा गया और न ही उनका कोई सुराग मिल रहा था। कुछ वक्त बाद जब वो अपने घर की मरम्मत करा रहा था तो उसने एक अजीब चीज नोटिस की। उसने देखा कि घर के पीछे की दीवार में एक बड़ा सा छेद है, जो कि इतना बड़ा था कि उसके पार एक मुर्गी आराम से जा सकती थी। शक के चलते उसने छीनी और हथौड़ा लिया और उस छेद को बड़ा कर दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि उस छेद के पीछे क्या है। जो उसने देखा वो एकदम हैरान कर देने वाला था। उस दीवार के पीछे छोटी सी जगह थी जहां उसकी मुर्गियां घूम रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो दीवार के पीछे वाली गुफा के अंदर गया, उसे एक के बाद एक कई कमरे और रास्ते मिलते गए। जब उसे उस गुफा का कोई अंत नहीं मिला, तब वो समझ गया कि ये कोई छोटी मोटी गुफा नहीं है, बल्कि एक पूरी अंडरग्राउंड सिटी है। लेकिन ये अंडरग्राउंड सिटी कौन बनाता था और ये अंडरग्राउंड सिटी क्यों बनाई गई थी, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो देखते ही देखते वहाँ पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल टीम पहुँच गई, और जब गवर्नमेंट की ऑफिशियल टीम पहुँची और उस गुफा को एक्सप्लोर किया गया तो पता चला कि ये एक अकेला ऐसा रास्ता नहीं था जो उस फार्मर के घर में मिला। पूरी डेरनकोयु सिटी के 600 घरों के अंदर से इस गुफा के रास्ते जाते थे। हैरानी की बात तो यह है कि उन घरों के मालिकों को भी इस बात का नहीं पता था। ज़रा आप सोचिए, ये क्या कोई इत्तेफाक हो सकता है? शहर के पुराने 600 घरों के अंदर से उस सुरंग का रास्ता मिलना। यह गुफा इतनी बड़ी थी कि लगभग यहाँ पर 20,000 लोग आराम से रह सकते थे। इसके डिज़ाइन को देखकर पता चलता है कि उस वक्त काफ़ी एडवांस प्लानिंग की गई थी। इस अंडरग्राउंड सिटी में हर जगह को कनेक्ट करने के लिए टनल्स और रास्ते बनाए गए थे। पूरी सिटी के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम भी था। पूरी सिटी में 15,000 से ज़्यादा वेंटिलेशन शाफ्ट थी, जो हर फ्लोर तक अच्छे से हवा पहुंचाने का काम करती थी। ये सिटी 18 लेवल्स तक जाती थी, जो ज़मीन के नीचे करीब 280 फीट तक थी। हर लेवल का यूज़ अलग अलग काम के लिए होता था, जैसे रहना, सोना और सामान वगैरह रखने के लिए। यहाँ तक कि यहाँ पर पूजा घर भी था और जेल भी। अब सवाल ये उठता है कि ये इतनी पुरानी सिटी बनाई क्यों गई थी? इसका जवाब भी इस जगह की ज्योग्राफी में ही मिलता है। तुर्की के कैपेडोशिया रीजन में ये पूरी जगह टफ रॉक से बनी हुई है। ये रॉक वोल्केनिक ऐश से बनी होती है, जो आसानी से तोड़ी जा सकती है, लेकिन ये उतना मजबूत भी होता है कि इससे एक पूरी अंडरग्राउंड सिटी बनाई जा सके। पूरे कैपेडोशिया रीजन में 200 से ज़्यादा अंडरग्राउंड सिटीज़ मिली हैं, लेकिन इनमें से डेरनकोयु सबसे बड़ी है। आखिर इस जगह को बनाने का मकसद क्या था? हिस्ट्री के अनुसार इन सुरंगों को दुश्मनों के हमले से बचने के लिए बनाया गया था। इसमें बड़े बड़े गोल आकार के पत्थर भी थे, जो रास्तों को बंद करने के लिए थे और सिटी के अंदर के लोगों को सिक्योर भी करते थे। ये पूरी सिटी एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह डिज़ाइन की गई थी, जहां दुश्मनों के घुसने पर उन्हें कंफ्यूज कर दिया जाए। डेरनकोयु सिटी के कुछ पार्ट्स 6th और 10th सेंचुरी के बीच क्रिश्चियंस के द्वारा मॉडिफाई किए गए थे। तो हमें बस यह पता लगाना था कि उस टाइम पीरियड में क्रिश्चियंस पर कौन अटैक कर रहा था, जो उन्हें ये रास्ता चुनना पड़ा। और इस रिसर्च के बीच हमें जवाब मिलता है बैजेंटाइन पीरियड। दोस्तों, ये एक ऐसा समय था जब रोमन एम्पायर के सोल्जर्स क्रिश्चियन को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ के लाते थे। रोमन सोल्जर्स क्रिश्चियंस को पकड़कर मारते नहीं थे, बल्कि उन पर इतने अत्याचार करते थे कि पल पल क्रिश्चियंस लोग मौत मांगते थे। रोमन सोल्जर्स गांव-गांव जाते थे और क्रिश्चियंस को पकड़ते थे। इन सब अत्याचारों से बचने के लिए क्रिश्चियंस ने यह शहर ढूंढा और यहाँ पर छुप के रहने लगे। जब रोमन सोल्जर्स इन गाँव में आते होंगे तो उन्हें कोई मिलता ही नहीं होगा। वो इन गाँवों को खाली मानकर वापस चले जाते होंगे। अगर आपने मेरे शब्दों पर ध्यान दिया होगा तो मैंने कहा है कि क्रिश्चियंस ने इन शहरों को ढूंढा था, पर बनाया नहीं था। ये शहर तो क्रिश्चियंस के आने से पहले ही बन चुके थे। उन्होंने तो बस अपने रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे चर्च, स्कूल और वाइनरी ऐड की थी। अब सवाल ये आता है कि इन केव्स को पहले किसने बनाया होगा? इसका जवाब भी हमें हिस्ट्री में ही मिलता है। ग्रीक मिलिट्री लीडर एक्सोफोन्स ऑफ एथेंस ने 370 BC में एक किताब लिखी थी, एनाबेसिस, जिनमें इन केव्स का सबसे पुराना मेंशन है। इससे ये पता लगता है कि यह अंडरग्राउंड शहर तभी बन चुका था। इसके लिए 2 सिविलाइजेशन को कंसिडर किया जाता है, हिट्टाइट्स और फ्रिजियंस। आर्कियोलॉजिस्ट की छानबीन के दौरान हिट्टाइट्स के आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर किए गए, जो 2000 BC के आसपास के माने गए। पर यहाँ एक पैराडॉक्स आता है। आयरन एज 1200 BC से 500 BC तक था, पर हिट्टाइट्स तो 1180 BC में ही खत्म हो गए थे। फिर इस लेगेसी को आगे किसने बढ़ाया? यहाँ एंट्री होती है फ्रिजियंस की। यह एक इंडो यूरोपियन सिविलाइजेशन थी जो आयरन एज के टाइम पर राइज हो रही थी। हिस्ट्री के मुताबिक 1200 BC के आसपास फ्रिजियंस ने हिट्टाइट्स पर अटैक किया
और उन्हें हराकर इन केव्स का कंट्रोल ले लिया। फिजियंस काफी स्किल्ड आर्किटेक्चर्स थे और उन्होंने इस अंडरग्राउंड सिटी का मेजर पार्ट डिजाइन किया था। जब फिजियंस चले गए तो इस जगह का कंट्रोल क्रिश्चियंस ने ले लिया। ये केव्स एक स्ट्रेटेजिक हाइड आउट बन गई। कैम्ब्रिज के एक लिंग्विस्ट ने अर्ली 90s में मेंशन किया कि जब भी ग्रीक पॉपुलेशन को दंगे या अटैक की खबर मिलती थी तो वो इन केव्स में छुप जाते थे। पर 1920s के ग्रेको तुर्किश वॉर के बाद ग्रीक माइनॉरिटी को तुर्की छोड़कर ग्रीस जाना पड़ा और इन केव्स का राज भी उनके साथ ही चला गया। 1963 में कुछ मुर्गियों के कारण ये लेगेसी फिर से डिस्कवर हुई। 1965 में ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया और 1985 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया। पर यह कोई पहली या आखिरी मिस्टीरियस सिटी नहीं है जो लोगों को इतना हैरान कर रही है। ऐसी न जाने कितनी जगह हैं जिनके बारे में सुन के लोगों को यकीन ही नहीं होता, पर उन सबको एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। सो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप आगे आने वाली वीडियो को मिस ना कर दो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।